हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों का मालूम है कि मैं मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है रेशियो के बाद का चैप्टर है। देखिए, रेशियो का थोड़ा सा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन एजेस। प्रॉब्लम ऑन एजेस मतलब जो आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उनको किस तरीके से हम हल करेंगे वो देखेंगे। तो जो एज संबंधी जो सवाल होते हैं उनको हल करने के लिए आपको सबसे पहले जो है रैखिक समीकरण या एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण को अगर आप हल कर पाएंगे और दूसरा जो है आप जो लैंग्वेज, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा उसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं और आपको जो है इन क्वेश्चंस को हल करने में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में जो है नंबर ला के देते हैं फ्री में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं आयु संबंधी और इनको हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले जो है मैं आपको जो है रैखिक समीकरण, जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको हल करने के कुछ तरीके बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, 2x + 3y = 5 और x + 9y = 6। मान लीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण वही समीकरण होते हैं जिनमें चर की घात अधिकतम 1 होती है। देख रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे दो चर दिख रहे होंगे, एक x और एक y, एक x और एक y। इनमें क्या है, इनकी घात, अधिकतम घात क्या है, 1 है। x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार के समीकरण क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, दूसरी बात जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि इनको हल करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो इनको हल करने का सबसे अच्छा तरीका तो जो होता है, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो क्या होता है कि आप x और y इन दोनों में से देखिए, ये तो है चर है x और y, लेकिन इसके आगे जो कांस्टेंट है, मतलब इसके आगे जो संख्या है, ठीक है, इसको हम लोग को बराबर करना होता है x के लिए या फिर y के लिए। क्योंकि जब हम लोग इन दोनों को बराबर कर लेंगे, चाहे x की वैल्यू, x के जो आगे जो संख्या है उसको या फिर y के आगे जो संख्या है, तो हमारे लिए इनको जोड़ना और घटाना आसान हो जाता है। और इस प्रकार से इनको जोड़ने घटाने से सिर्फ एक चर बच जाता है। ठीक है, किस प्रकार से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, चलिए इसको समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे समीकरण था 2x + 3y = 5 और x + 9y = 6। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर से x और y के रूप में मतलब टर्म बच जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण, किसी भी समीकरण को, मतलब दोनों समीकरण में से x और y जो है उनके जो सामने की जो संख्या है उसको बराबर करेंगे। ठीक है, इसे करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे देखिए, समीकरण 2 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं, इस पूरे समीकरण को मैं 2 से गुणा कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 18y = 12। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, मतलब इस समीकरण में हमने 2 को गुणा कर दिया तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि समीकरण 1 में 2x है और यहाँ पे 2x है, तो जब इन दोनों को घटा रहे होंगे तो 2x से 2x कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो भी समीकरण बच जाएगा वो सिर्फ y के टर्म में बच जाएगा। इस प्रकार से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे 2 का गुणा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 जो है में 2 को घटा देंगे। ठीक है, अब घटाएंगे कैसे, जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब बराबर के जो इस पार है उसको अलग से घटाएंगे और जो बराबर के उस पार है उसको अलग से घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे पहला समीकरण क्या था, 2x + 3y = 5 और समीकरण 2 क्या बना लिए हम लोग, 2x + 18y = 12। ठीक है, अब इसको घटाने के लिए कैसे करेंगे, नीचे जो भी साइन है, दूसरे समीकरण में जो भी साइन है उसके सभी के साइन को हम लोग उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है इसको भी माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 2x में से जब 2x घटेगा तो 2x में 2x कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 0। इसी प्रकार से + 3y और माइनस का 18y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 15y। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस का 12 और 5 तो माइनस का 7। अब ये माइनस चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/15। अब ये y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को
हम लोग किसी भी समीकरण में रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग y की वैल्यू जो है x में रख देंगे। ठीक है, जैसे समीकरण 2 जो हम लोग था उसमें हम लोग देख रहे हैं कि y की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो x प्लस 9 y की जगह पे 7/15 रख देते हैं, क्योंकि y की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, बराबर किसके हैं, 6 के। ठीक है, आप किसी भी समीकरण में y की वैल्यू रख सकते हैं, आंसर बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप उसमें रखने की कोशिश कीजिए जिसमें आपको आसान लग रहा हो। ठीक है, जैसे हल करना आपके लिए आसान है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 7×9 = 63/15 = 6। तो x = कितना आ गया, 6 - 63/15, 15×6 = 90 - 63/15, या फिर से क्या लिख सकते हैं, 10 में 3 7, और यहाँ पे 8 में 6 2/15, ये 3 से जाएगा, 3 और 27 और 3 × 5 = 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। ये तो क्या हो गया, पहला तरीका हो गया, ये पहला तरीका था। देखिए फिर से देखते हैं, हम लोग को क्या करना है, दो समीकरण दिए रहेंगे, रैखिक समीकरण x और y के टर्म में। ठीक है, जैसे x 2x + 3y = 5 और x + 9y = 6। हम लोग को क्या करना है, x की चाहे y की, किसी की भी जो आगे की संख्या है उसको बराबर करनी है, और ऐसा करने के लिए हम लोग किसी भी संख्या से गुणा करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप 2x है, यहाँ पे x है, तो इसलिए मैं वह समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 18y = 12। अब जो समीकरण आएगा उसको और पहले समीकरण को हम लोग घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो क्योंकि हम लोग बराबर किए थे x के आगे जो संख्या है उसको, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब एक चर खत्म हो जाएगा तो हम लोग को y की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस y की वैल्यू को हम लोग किसी भी समीकरण में रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए अगर हमारे पास दो चर हैं, जैसे एक x है और एक y है, यहाँ भी एक x है y है, मतलब हमारे पास दो चर हैं x और y। ठीक है, तो हमारे पास दो समीकरण ही होने चाहिए, हमारे पास दो समीकरण या दो से ज़्यादा समीकरण होने चाहिए। जैसे हमारे पास दो समीकरण है, एक ये समीकरण है और ये समीकरण है। ठीक है, जब दो समीकरण हो और दो चर हो तभी उन्हें हल किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ एक समीकरण हो, जैसे मान लीजिए सिर्फ एक समीकरण था, 2x + 3y = 5। ठीक है, समीकरण सिर्फ एक है हमारे पास, लेकिन चरों की संख्या कितनी है, दो है, x और y। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पता नहीं कर सकते, इसे हल ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा सवाल में कि कितने चर हैं और आपको उतने ही समीकरण बनाने पड़ेंगे। ठीक, चलिए दूसरा जो हम लोग देखते हैं मेथड। देखिए दूसरे मेथड में क्या है, जैसे मान लीजिए फिर से दो समीकरण दिया हम लोगों को। ठीक है, दो समीकरण दिया हुआ है और दो चर हैं, तो हम लोगों को दूसरा जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एक चर का जो वैल्यू है उसको निकालते हैं किसी एक समीकरण से और उसको उठा के दूसरे समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 से y का वैल्यू निकाल लेते हैं x के रूप में, तो 8 - 5x आ गया। ठीक है, y यहीं रख दिए, 5 को उस पार ले गए, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8 - 5x। ठीक है, तो अब y की हम लोग को वैल्यू पता चल गई है x के रूप में, तो अब y की वैल्यू को उठा के हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो जब समीकरण 1 में इसको रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x + 3, y की जगह में हम लोग 8 - 5x रख देंगे = 9। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, x + 8 × 24 -5 × 15x = 9। तो x में 14x माइनस का 14x। ठीक है, और 24 उस पर जाएगा, तो 9 में जब 14 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 माइनस का। ठीक है, ये माइनस से माइनस चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15/14। ठीक है, अब ये तो आ गया हम लोग का x का वैल्यू। अब हम लोग y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x की वैल्यू को उठा के किसी भी समीकरण में रख दीजिए जिसमें आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, तो हम लोग मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो x की वैल्यू जब समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे, तो 15/14 + 3y = 9। तो 3y = 9 - 15/14। ठीक है, तो 3y = 14 में 9 का गुणा करेंगे
14 इंटू 9 माइनस 15/14। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 इंटू 9 माइनस 15/14 इंटू 3। इससे आप हल कर लेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आसान होते हैं, देखिए बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। बस आपको क्या है, समीकरण को हल करने में किसी भी प्रकार की प्लस माइनस या फिर जब पक्षांतर करते हैं बराबर के उस पर ले जाते हैं तो साइन को जो है, साइन को हम लोग को ध्यान देना है कि प्लस है माइनस है, प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है, भाग से गुणा में जाएगा या गुणा से भाग में जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार के सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे जो है एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है। ठीक है, इन रैखिक समीकरणों का हम लोग उपयोग पढ़ेंगे। तो इसका उपयोग कहाँ पे ज़्यादातर होता है, प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, मतलब जो आयु संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आयु संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं सवाल में, मतलब एग्जाम में, उनमें जो है इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग सवाल को पढ़ के समीकरण बना सकते हैं और फिर उन समीकरणों को हल करके हम लोग अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल के साथ। तो चलिए सवाल देखते हैं। देखिए मैंने क्या है, इसमें समीकरणों का जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका और साथ में रेशियो, इन दोनों का मैंने जो है मेल वाले क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जो है आपको इन सवालों को हल करना है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है तथा ऋतु की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले या पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक तो कौन है, हर्ष है, और दूसरा कौन है, ऋतु। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक हर्ष है और एक ऋतु है। इनकी आयु कितनी है, पहले इनकी 40 वर्ष है और इसकी कितनी है, 60 वर्ष। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। हम लोग मान लेते हैं कि के वर्ष पूर्व। ठीक है, के वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु का अनुपात तो कितना था, 3:5 था। ठीक है, तो के वर्ष पहले जो हर्ष की आयु कितनी रही होगी, 40 माइनस के, सीधी सी बात है। और ऋतु की आयु कितनी रही होगी, 60 माइनस के, क्योंकि के साल पहले तो दोनों की आयु इतनी रही होगी। जैसे अभी वर्तमान आयु 40 वर्ष है और के साल पहले मतलब के वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी रहेगी हर्ष की, 40 माइनस के। जैसे आपकी मान लीजिए आयु अभी 40 वर्ष है, सॉरी 30 वर्ष है, तो आपकी 10 साल पहले कितनी आयु रहेगी, 40 माइनस 10। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात कितना है, इनकी आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक है, आसान सवाल है, अब इसे हल कर लेंगे। 5 तिर्यक गुणा कर देंगे, ये इधर से और ये इधर, तो 5 चौके 20 माइनस 5 के इक्वल टू 6 18 माइनस 3 के। ठीक है, 180 इस पर आएगा तो 200 माइनस 180 20 और 5 के उस पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और इधर माइनस का 3 के है तो माइनस 3 के प्लस 5 के कितना हो जाएगा, प्लस का 2 के। ठीक है, प्लस का 2 के हो गया तो के कितना आ गया, 20/2, मतलब कि 10 वर्ष। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी थी, हमें पता करना था कि कितने वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक है, तो आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। ठीक, तो 30 वर्ष के बाद यह अनुपात 7:6 हो जाता है। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 2:1 और क्या बोल रहा है कि 30 साल के बाद यह अनुपात 7:6 हो जाता है। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, ये भी आसान सवाल है। देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक राम है और दूसरा श्याम है। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:1। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि 30 वर्ष के बाद यह अनुपात 7:6 हो जाता है। तो हम लोगों को अभी इनकी आयु का वर्तमान आयु का अनुपात पता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान आयु तो पता नहीं है, जो उसकी एक्चुअल जो आयु है इनकी ये तो पता नहीं है, तो हम लोग एक्चुअल आयु मान लेते हैं। अब कैसे मान लेते हैं, ये मैंने आपको रेशियो के चैप्टर में पढ़ाया है कि जब आपको रेशियो मालूम है तो आप एक्चुअल वैल्यू मान सकते हैं। और एक्चुअल वैल्यू क्या मान सकते हैं, 2k और k। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये मैं आपको रेशियो के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो प्लीज़ आप देखिए ऊपर जो आई बटन दिख रहा होगा उसमें जो है पुराना प्लेलिस्ट का वीडियो है, उसको जाके एक बार आप देख लीजिए रेशियो का। ठीक है, तो 2k और k। अब क्या बोल रहा है कि 30 साल के बाद यह अनुपात 7:6 हो जाता है।
मतलब कि 30 साल बाद इसकी राम की आयु क्या हो जाएगी 2k प्लस 30, और इस श्याम की आयु क्या हो जाएगी k प्लस 30। 30 साल बाद निकालना है हम लोग को। अगर 30 साल पहले बोलता तो माइनस करते, 30 साल बाद बोल रहे हैं इसलिए प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों का अनुपात 7:6 के बराबर है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 2k प्लस 30 बटा k प्लस 30, इन दोनों का अनुपात कितना है 7:6। अब इसे हल कर लेंगे, इस तीजे गुणा कर देंगे फिर से। ठीक है, तो 6 से जब इसे गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 k प्लस 6 3 18, 7 से जब इसे गुणा करेंगे तो 7k प्लस 7 14 7 21। ठीक है, 12 में 7 घटेगा तो 5k बराबर 210 में जब 180 घटेगा तो 30, तो k कितना आ जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, अब 6 वर्ष आ गया तो अब k का वैल्यू हम लोग उठा के किस में रख देंगे, क्योंकि हम लोग को क्या पूछा है राम की वर्तमान आयु पूछा है, और राम की वर्तमान आयु हम लोग को पता है कितनी है 2k है। ठीक है, ये वर्तमान आयु है, ये तो इसका रेशियो है। ठीक है, तो k का वैल्यू उठा के हम लोग इसमें रख देंगे, तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 6 दूना 12, 12 वर्ष। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, बहुत आसान सवाल था। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि रानी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है तथा उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। दो व्यक्ति हैं, एक तो रानी है और दूसरा उसकी माता है। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है 3:11। ठीक है, रेशियो के अगर तरीके से हम लोग करें तो किस तरीके से कर पाएंगे इसको, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। ठीक है, तो ये क्या है इनकी आयु का रेशियो है, मतलब इनकी आयु का अनुपात है। अगर हम लोग एक्चुअल जो वास्तविक जो इनकी आयु है वो निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको जो है रेशियो के चैप्टर में बताया था, ये कितना हो जाएगा 3k और ये 11k। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि इनकी आयु का अंतर कितना है 24 वर्ष है, 24 वर्ष। ठीक है, तो इनकी आयु का अंतर मतलब क्या, ये तो एक्चुअल हम लोग निकाल चुके हैं, इनकी ये तो अनुपात दिया 3:11, लेकिन इनकी वास्तविक आयु तो हम लोग निकाल चुके हैं 3k और 11k। अब k की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग को जो है इनकी वास्तविक आयु मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सवाल में क्या दिया हुआ है, हम लोग को सवाल में दिया हुआ है कि इन दोनों का अंतर कितना है 24 वर्ष के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 11 में से 3k घटा देंगे तो हो जाएगा 8k। ये किसके बराबर दिया है 24 के बराबर, तो k किसके बराबर हो जाएगा 24/8 या फिर 3। ठीक है, तब क्या है इनकी वर्तमान आयु हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को k की वैल्यू मिल गई है। k की वैल्यू कितनी है 3, तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 9 और ये 33। ठीक है, तो रानी की वर्तमान आयु कितनी है 9 और मदर की कितनी है 33 वर्ष। अब क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो ये तो वर्तमान आयु है। अब 3 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद जो रानी की आयु है तो हो जाएगी 9 + 3, ये कितनी 12, और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी 33 + 3, तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात पूछा है 12 और 36 का, तो 12:36 कितना होगा 12 कम 12 और 12 × 36, तो 1:3। यह हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए इन सवाल को हल करने के लिए आप चाहे तो इसे रैखिक समीकरण से भी कर सकते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण से कैसे करेंगे, इसकी रानी की आयु 3x मान लेंगे, माता की आयु 11y मान लेंगे, या फिर जैसे मान लीजिए रानी की आयु x है और माँ की आयु y है। अब हमने उसको क्या बोला है कि x/y कितना है 3/11। ठीक, और दूसरा हम लोग को क्या दिया है कि इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, मतलब कि x - y या फिर y - x, जैसा भी आप करना चाहें। अब यहाँ पे x - y या फिर y - x क्यों कर सकते हैं, y - x करने के पीछे रीज़न क्या है कि हम लोग को एक चीज़ पता है कि हम आयु हमेशा किस में होती है पॉजिटिव होगी, आयु कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है कि माँ हमेशा बड़ी होगी रानी से,
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, y माइनस एक्स, क्योंकि माँ हमेशा बड़ी होगी, ठीक है, और रानी हमेशा छोटी होगी, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 24 के बराबर। ठीक, अब यहाँ से हम लोग x और y के रूप में दो समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण 1 मान लेंगे, ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के रूप में, तो x की वैल्यू y के रूप में क्या हो जाएगी, y इधर चला जाएगा, तो 3y/11। ठीक है, तो x की वैल्यू उठा के हम लोग इसमें रख देंगे, जैसे हम प्रतिस्थापन विधि में आपको बताया था पहले, तो y माइनस 3y/11 बराबर 24। ठीक है, 11 से इसको गुणा कर देंगे, तो 11y माइनस, देखिए एलसीएम ले रहे हैं, 11, 1 से 11, 11y माइनस 11 से 11 कट जाएगा, 3y बराबर 24। 11 में से 3 कट गया, कितना आ गया, 8y बराबर 24 × 11, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 × 11 मतलब कि 33। देखिए माँ की आयु निकल आई, मतलब वर्तमान आयु जो माँ की निकल आई 33 वर्ष। अब क्या करेंगे हम लोग, उठा के यहाँ पे रख देंगे y की जगह पे, तो x कितना हो जाएगा, 3, y की जगह पे 33/11, 11 से 3 तो कितना आ गया, 9 वर्ष। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। x क्या है, रानी की आयु है। अब हम लोग से क्या पूछा है कि इनकी 3 वर्ष बाद अनुपात पूछा है हमसे। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद इसके ये कितना हो जाएगा, 12, और 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 36। अब दोनों का अनुपात पूछा है, तो 12 कम 12 12 या 36, मतलब कि 1:3। देखिए आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड से कीजिए। ठीक है, मैंने पहले वाला जो मेथड बताया वो शॉर्ट मेथड है, ठीक है, जिससे आपका जो सवाल बहुत आसानी से और जल्दी हो जाएगा। ये जो मेथड है ये भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा है। यदि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, इसको हम लोग रेशियो से नहीं करेंगे। रेशियो से नहीं करने के पीछे रीज़न क्या है कि रेशियो के तरीके से करने के लिए हम लोग को कोई रेशियो चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, आप समीकरण बना लीजिए, सवाल को पढ़िए, सवाल को समझिए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जब आपको सवाल की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो आप उससे क्या है, समीकरण बना लीजिए और उन समीकरणों को हल करके आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक तो उसका फादर है और दूसरा सन है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि फादर की आयु कितनी है, x, और सन की कितनी है, y। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, मतलब कि अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा है। मतलब कि x कितना है, अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, मतलब कि 3 गुना, मतलब कि y का 3 गुना, इससे भी 3 वर्ष ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक, दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा हो। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद अगर फादर की आयु बढ़ेगी तो सन की भी तो बढ़ रही होगी। समझ रहे बात को, कि अगर 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो अगर फादर की आयु 3 वर्ष बाद 3 साल बढ़ेगी तो सन की भी तो 3 साल बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे, क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है, तो पिता की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी, x+3, जो कि किसके बराबर होगी, पुत्र की आयु के 2 गुने से। पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी, y+3, इसके 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारा सवाल, देखिए समीकरण, दोनों समीकरण बन गए हमारे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। जब आप इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को दिख रहा है आसानी से x का जो वैल्यू है y के रूप में यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग x का वैल्यू उठा के सीधा यहाँ रख देंगे इस x की जगह पे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू को उठा के हम लोग सीधा इस पे रख रहे हैं, तो 3y + 3 + 3 = 2y + 3 + 10, तो 3y + 6 बराबर 2y + 6 + 10। ठीक है, अब ये 6 से ये 6 कट जाएगा। ठीक है,
और ये 2y इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस का 3y और माइनस का 2y, ये बच गया y, और इधर तो सिर्फ 10 है, तो y की हम लोग को मिल गई कितनी वैल्यू, 10 वर्ष। तो वही तो पूछा था कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु हम लोगों को मिल गई कि y बराबर 10 वर्ष। आसान सवाल था। ठीक है, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि जो सवाल है उसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सवाल को पढ़ने के बाद आपको करना क्या है कि समीकरण बनाने की कोशिश करनी है। जब आपसे समीकरण बन जाएंगे और सही समीकरण बनेंगे तो आपका उत्तर भी बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, बाकी समीकरण को हल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से सवाल जो समीकरण है उनको हल करना है। 2 मेथड मैंने आपको बताया, या तो आप x और y को हल कर लीजिए, ठीक है, दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। दूसरा क्या है कि आप प्रतिस्थापन विधि लगाइए, किसी भी एक चर को दूसरे चर के रूप में लिख लीजिए और उस चर की वैल्यू को उठा के दूसरे समीकरण में रख दीजिए, आपका जो सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने माता की आयु के 2/5 गुने के बराबर है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसकी वर्तमान आयु अपनी माता की आयु के 2/5 गुने के बराबर है। 8 वर्ष के बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु के आधे के बराबर हो जाती है, तो माता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक, देखिए इसको हल करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। जैसे 2 तरीके मैं हमेशा बता रहा हूँ। पहला तरीका हमारा होगा जो है समीकरण बना के, जो रैखिक समीकरण होते हैं उनकी मदद से, और दूसरा तरीका जो आपका रेशियो वाला। ठीक, तो चलिए पहला तरीका देखते हैं। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक तो उसका पुत्र है और दूसरा कौन है, उसकी मदर है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु के 2/5 गुने के बराबर है। मतलब अगर माँ की आयु x है, ऐसा मान के चलते हैं, सॉरी सन की आयु x है और माँ की आयु y है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि ये जो x है अपनी माँ की आयु के 2/5 गुने के बराबर है। मतलब कि x की वैल्यू कितनी है, y की 2/5 गुने के बराबर है। मतलब कि x बराबर 2y/5। ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। दूसरा क्या बोल रहा है कि 8 साल के बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु के आधे के बराबर हो जाती है। ठीक, तो 8 साल के बाद तो दोनों की आयु बढ़ेगी। मतलब कि सन की आयु कितनी हो जाएगी, x + 8, और मदर की कितनी हो जाएगी, y + 8। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 8 साल के बाद उसकी आयु मतलब कि x + 8 अपनी माँ की आयु के आधे के बराबर हो जाती है। मतलब कि x + 8 जो है वो y + 8 के आधे के बराबर है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो 2x + 2 × 16 और y + 8। अब देखिए x की वैल्यू हम लोग को पता है y के रूप में, वो क्या है 2y/5। ठीक, तो x की वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ रख देंगे, 2y/5 + 16 बराबर y + 8। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो 2 चौके 2 दूना 4, y/5 + 16 = y + 8। ठीक है, और y को इस पर ले जा रहे हैं और 16 को इस पर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y जब इस पर आएगा तो 4y/5 माइनस का y बराबर 8 - 16। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे मतलब एलसीएम लेंगे तो 5 से 5 गया 4y माइनस 1 × 5 = 5, 5y बराबर 8 - 16 माइनस का 8। ठीक है, यहाँ पे क्या गया माइनस y/5 बराबर -8। तो यहाँ से माइनस गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 × 5 = 40 वर्ष। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, मदर की आयु, तो मदर की आयु y और y बराबर कितना है, 40 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है ना, लेंदी हो जा रहा है, मतलब सवाल आप हल तो कर लेंगे लेकिन एग्ज़ाम में क्या है ज़रूरी, एग्ज़ाम में ज़रूरी है कि कम समय में आपको सवाल को हल करना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रेशियो का तरीका अपनाएंगे। तो रेशियो का तरीका क्या कहता है कि एक व्यक्ति की जो आयु है अपनी माता की आयु के 2/5 गुने के बराबर है। ठीक है, तो फिर से हम लोग देखते हैं 2 व्यक्ति हैं, एक तो उसका सन है और दूसरा कौन है, उसकी मदर है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, दोनों का रेशियो हम लोग को दिया हुआ है 2/5। कैसे, अगर मान लीजिए माँ की आयु 1 है तो सन की कितनी होगी, 1 का 2/5।
मतलब कि ये कितना है 2/5, तो ये 1, तो 5 इस साइड जाएगा, सॉरी यहाँ अनुपात है, ठीक, तो 5 इस साइड ले जाते हैं हम लोग, तो 2:5। मतलब हम लोग को क्या दिया हुआ है, सन और मदर की जो है रेशियो कितना दिया है, 2:5 में है, ठीक है। तो हम लोग को जब रेशियो दिया हो तो हम लोग इसका एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको रेशियो के टॉपिक में बताया कि जैसे अगर ये अब 2:5 हम लोग को मालूम चल चुका है कि इनका रेशियो 2:5 है, ठीक है। जब 2:5 है तो हम लोग इसका एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ के का दोनों साइड गुणा कर देते हैं, तो 2k और 5k, ठीक है, ये इनका एक्चुअल वैल्यू है। अब क्या बोल रहा है कि 8 साल के बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु के आधे के बराबर हो जाती है। तो 8 साल के बाद सन की आयु कितनी हो जाएगी, 2k + 8, और मदर की कितनी हो जाएगी, 5k + 8। 8 साल बाद बोल रहा है, इसमें हम लोग 8 ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में कंडीशन क्या दिया है कि 8 साल के बाद जो भी आयु होगी सन की वो अपनी माँ की आयु की आधे के बराबर होगी। मतलब कि 2k + 8 जो है ये किसके बराबर होगा, 5k + 8 जो है इसके आधे के बराबर, ठीक है। तो 2 का गुणा कर देंगे इधर, तो 2 दूना 4, k + 2 = 16 बराबर 5k + 8, के की टर्म को उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो 4k, जब 5k माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, k, 8 इस पर आएगा तो 8, तो लोग k की वैल्यू क्या पता चल गई, 8। अब सन की आयु 2k है और मदर की आयु 5k है, ठीक है। तो हम लोग मदर की आयु डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 5 × 8 मतलब कि 40 वर्ष। देखिए इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, बस आपको समझना है कि रेशियो किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कंडीशन कैसी बन रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे चर, हम लोग को ऐसा लगता है कि बहुत सारे हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल या चर लेने पड़ेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, एक व्यक्ति की एक पुत्र तथा एक पुत्री है। बोल रहे कि एक व्यक्ति है जिसका एक पुत्र है और एक पुत्री है, ठीक है। अब अगर पुत्र और पुत्री है तो सीधी सी बात है कि उसकी वाइफ भी होगी, ठीक है। चलिए सवाल में आगे देखते हैं। तो पिता की आयु क्या है, पुत्र की 4 गुनी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पिता जो है उसकी आयु पुत्र की 4 गुनी है। अब दूसरा बोल रहा है कि पुत्री की आयु माता की 1/3 है, ठीक है। यदि पत्नी अपने पति से 6 वर्ष छोटी है तो बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो माता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए सवाल पढ़ने पे हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि समीकरण किस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि आप कम से कम जो है चर लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने चर कम होंगे उतना ही आपका इक्वेशन जो है आसान हो जाएगा, सवाल आसान हो जाएगा हल करने के लिए। क्योंकि आप अगर चरों की संख्या ज़्यादा ले लेंगे तो आप हल ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कितने 4 व्यक्ति हैं। एक तो यहाँ पे हस्बैंड है, दूसरा उसका सन है, एक डॉटर है और एक उसकी वाइफ है, ठीक है। यहाँ पे 4 लोग हैं। अगर सबको इसको x माने, इसकी वायु को y माने, इसको z माने, इसको कुछ भी मान लें, k मान लें, ठीक है। फिर हम लोग सोचें कि समीकरण बन जाए सारे जो कंडीशन है उनको लगा के, तो देखिए सवाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और आप सवाल को हल नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि हम लोग जो है चरों की संख्या को कम कर लें, ठीक है। चरों की संख्या को कम कैसे करेंगे, हम लोग उस कंडीशन से सवाल को उठाएंगे जहाँ से चरों की संख्या कम से कम बने, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मतलब हम लोग इसको मान लेते हैं सिर्फ एक चर, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। इसको अगर x मान लेंगे तो हम लोग पिता की आयु निकाल सकते हैं। पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु के 4 गुनी के बराबर है, ये 4x हो जाएगा। इसी प्रकार से पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। अभी इसको छोड़ देते हैं। अब उससे क्या बोल रहा है, हम लोग को देखिए ऐसा मतलब कंडीशन उठाना है जिससे कि चरों की संख्या कम से कम हो, ठीक है। यदि पत्नी अपने पति से 6 वर्ष छोटी है तो हम लोग को पति की आयु मालूम है 4x, तो हम लोग अब आगे वाइफ की लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं कि पत्नी अपने पति से 6 साल छोटी है, मतलब पत्नी की आयु कितनी होगी, 4x - 6, ठीक है। मतलब पत्नी की आयु कितनी होगी, 4x - 6। समझ में आ रहा है आपको।
मैं यहाँ पे चरों की संख्या कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चरों की संख्या कम से कम करने के लिए हम लोग को ऐसी कंडीशंस उठानी है जिससे कि चरों की संख्या कम से कम हो जाए, ठीक है। तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि पत्नी जो है 6 साल छोटी है अपने पति से, तो इसको हम लोग मान लेंगे 4x - 6, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, लिखा नहीं रहा है। फोर एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पुत्री की आयु मादा की 1/3 है, तो जो पुत्री है, जो डॉटर है, उसकी आयु मादा की 1/3 है, मतलब कि ये कितनी है 4x - 6/3, ठीक। अब अगला सवाल क्या बोल रहा है कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। मतलब बहुत आसान है कि जो डॉटर की आयु जो है वो सन की आयु से, मतलब डॉटर सन नहीं, यहाँ पे डॉटर मतलब उसकी बहन और ये जो सन उसका भाई, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो जो बहन की आयु है मतलब कि 4x - 6/3 है, ये कितनी है अपने सन मतलब अपने भाई से कितनी है, 3 ज़्यादा है। तो भाई की आयु कितनी है, x है, इससे मतलब 3 ज़्यादा है, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, तो जब इसको तिर्यक गुणा कर रहे होंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 4x - 6 बराबर 3x + 9, ठीक है। 3x इस पर आएगा तो सिर्फ x बच जाएगा, 6 उस पर जाएगा तो 15 हो जाएगा, 6 + 9 15, ठीक है। अब देखिए हम लोग को x की वैल्यू मिल चुकी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, x की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है। तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, हम लोग हस्बैंड की आयु निकाल सकते हैं, सन की आयु निकाल सकते हैं, डॉटर की आयु निकाल सकते हैं, वाइफ की आयु निकाल सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, माता की वर्तमान आयु क्या है, मतलब जो उसकी वाइफ है हस्बैंड की, इसकी आयु कितना है, इसकी आयु है 4x - 6, ठीक है। तो हम लोग 4x - 6 में x की वैल्यू रख देंगे, 4x - 6 इसमें x की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 15 - 6, 15 चौके 60 - 6 मतलब कि 45 ईयर्स, 54 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आ गई माता की वर्तमान आयु, 54 वर्ष, ठीक है। तो देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, ये लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस सवाल को आप ज़रूर से कर लीजिए और इसको 1 2 बार 3 बार 4 बार करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इस प्रकार के सवाल जो हैं एग्ज़ाम में डाले जाते हैं जिससे कि बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें अपना टाइम गंवा देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, बाकी आगे हम लोग देखेंगे कल के चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और देखिए क्या है कि मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ एक सीरीज़ में डाल रहा हूँ, तो ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात जो है कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के पहले पहले मैं सारा मैथ्स जो है आपका कंप्लीट करा दूंगा। और देखिए अगर टाइम बचेगा तो रीजनिंग भी हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग में आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि उसके बाद आपको ज़िंदगी भर जब तक आप एग्ज़ाम देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल रीजनिंग के लिए कोई RS अग्रवाल कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे थ्योरी को पढ़िए और आप क्वेश्चंस कीजिए, कोई भी आप MCQ की बुक ले लीजिए, उसको आप सॉल्व कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में आप अगर 25-30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के तो आप आराम से 28 क्वेश्चन करके आएंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।